अस्सलाम वालेकुम। मुर्दा परिंदे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, निज़ामों और अंदरूनी अज़ा की समझ रखना इतना मुश्किल काम नहीं। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको इतना शऊर लाजमी हासिल होगा कि नुकसान से कैसे बचना है। हाजमा का निज़ाम, सांस का निज़ाम, जिस्म में अंडू की तैयारी और अखराज वाला निज़ाम, जिल्द, हड्डियों, ताकत वाले सिस्टम्स का बुनियादी इल्म हम सब के लिए ज़रूरी है। कलगी या ताज के दंदाने अगर आपको काले या नीले नजर आएँ तो मतलब ये होगा कि आपने हवा का बहाव ठीक नहीं रखा उस जगह पे जहाँ पे ये बर्ड मौजूद था, या जिस्म में खून की कमी या फिर शदीद आर्जा बीमारी के बायस ऐसी रंगत नज़र आ रही है। जब आप मुर्दा बर्ड के जिस्म के ऊपर से जिल्द उतारते हैं तो उतारते वक्त अगर स्किन मुश्किल से उतरे तो मतलब इस मुर्गी की पानी तक रसाई ठीक नहीं थी, चाहे उसकी कोई भी वजह थी। इसके जिस्म में किसी वजह से पानी की शदीद कमी हुई है। गले में सांस की नाली के बिल्कुल साथ ही खुराक की नाली मौजूद होती है। जब आप सांस की नाली देखें तो ये आपको साफ शफाफ नजर आनी चाहिए। इसमें खून के धब्बे या बहुत ज़्यादा मिकदार में रेशा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मतलब कोई ना कोई सांस का मसला था या बर्ड की रिहाइशगाह पे गैसेज, धूल वगैरह या हबस मौजूद थे। मुर्दा चिकन का वज़न लाजमी करना चाहिए और जो भी वज़न आए उसका बाकी के जिंदा बर्ड्स के औसत वज़न के साथ मुआजना करें। बाकी फ्लाक का औसत वज़न 1600 ग्राम है, मुर्दा बर्ड 1100 या 1200 ग्राम का है, तो मतलब कम वज़न वाला कमज़ोर परिंदा मौत का शिकार हुआ है। लिहाजा तमाम कमज़ोर बर्ड्स को अलग करके उनका वज़न बढ़ाएं। जब आप मोर्टेलिटी खोलने लगे तो इसके दो बुनियादी तरीक़ाकार होंगे। एक ये जो आप देख रहे हैं कि इस जगह से कट लगाकर हमने इस तरतीब से खोलना है कि अंदर की जानब मौजूद तमाम अज़ा को बग़ैर कट लगाए उनको चेक कर सके, बग़ौर मुआयना कर सके। कट लगने की सूरत में तशख़ीस करना मुश्किल हो जाएगा, हर जगह पे खून फैल जाएगा। सबसे पहले वाज़ह चीज़ जो इस वक्त हमारे सामने है वो ये कि अंदर की जानब बहुत ज़्यादा चर्बी है, फैट पैड्स बने हुए हैं। इतनी ज़्यादा मिकदार में चर्बी का मौजूद होना भी अंदरूनी अज़ा के अच्छी तरह से काम करने की सलाहियत को मुतासर करता है। बर्ड खोलने का दूसरा तरीक़ाकार कि आप इस जगह से कट लगाकर अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचते हैं। जिगर की हालत का तसल्ली से आपने मुआयना करना है। फीकी रंगत मतलब ग़िज़ा का हाजमा या मेटाबॉलिज्म की खराबी, बुखार, जिस्म में टॉक्सिन्स यानी जहर या दीगर अर्ज़े मौजूद हैं, तब इस तरह का कलर है। जिगर के बिल्कुल साथ ही मौजूद इन हवा की थैलियों को चेक करना आना चाहिए। अगर आपके चिकन में सांस की कोई बीमारी नहीं थी, अमले तनफ़्फ़ुस बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था, अमोनिया गैस नहीं थी और ना ही डस्ट थी, तो हवा की इन थैलियों को, एयर सैक्स को इस कदर साफ शफाफ होना चाहिए कि इनके नीचे मौजूद लंग्स यानी फेफड़े आपको वाज़िह नज़र आएँ। अगर आप अपने बर्ड को अच्छी मयारी ग़िज़ा दे रहे हैं, वर्जिश करवा रहे हैं, जिस्म में ग़िज़ा की तोड़ फोड़ और ग़िज़ाइयत हज़म करने का अमल ठीक तरह से काम कर रहा है, तो जिगर की रंगत हल्की सुर्खी मैल भूरी सी नज़र आनी चाहिए। बुखार में मुब्तला चिकन या फिर मेटाबॉलिज्म ख़राब हो या किसी बीमारी की वजह से जिगर का कलर तब्दील होने लगता है, जब भी आप अपने बर्ड्स को बग़ैर किसी कंट्रोल के बहुत ज़्यादा खुराक देने लगते हैं, उनकी एक्सरसाइज के लिए जगह मुहैया नहीं होती, तो परिंदों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ऊपर नीचे चर्बी इकट्ठी होने लगती है। यहाँ इस हिस्से से कट लगाएंगे, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड को खुराक की नाली से इस तरीक़ाकार के तहत अलग करेंगे कि बाकी के अज़ा को नुकसान ना पहुँचे, कट ना लगे, ताकि खून निकलने की वजह से अंदरूनी हिस्सों का मुशाहिदा करना मुश्किल ना हो। ये फॉलिकल्स पटक हैं जो कि अंडू में दाखिल होकर जर्दी कहलाते हैं। जितने ज़्यादा इन पे खून के दाग धब्बे पाए जाते हैं उतना बर्ड्स का अमले तौलीद ख़राब होता है। ये प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड हैं, और साथ ये वाला हिस्सा जिसे आप तिली का नाम देते हैं यानी स्प्लीन। जितनी हमारे परिंदों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत कम होती है, ये स्प्लीन उतनी ज़्यादा फूली हुई नज़र आती है। आमतौर पर इसका साइज़ इतना नहीं होता। कुछ बर्ड्स जब वायरल अमराज या फफूंदी या फंगस वगैरह का शिकार होते हैं तो प्रोवेंट्रिकुलस के इस हिस्से की अंदरूनी झिल्ली पे आपको खून नज़र आता है। अगर पोटे के इर्द गिर्द प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड के दाएं बाएं इतनी ज़्यादा तादाद में चर्बी फैट इकट्ठी हो जाए कि सुकड़ना फैलना, खुराक को अच्छी तरह से ग्राइंड करके जुज़्वे बदन बनाना, ये काम अब अच्छी तरह से नहीं हो पाता। इसलिए चर्बी को कंट्रोल में रखना, चिकन्स को वर्जिश करवाए रखना, जगह खुली देना, ये बर्ड की पैदावार को मुस्तकी में रखने, सेहत बरकरार रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी काम है। ये जो रंगत आप फेफड़ों की देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल चिकन की है। इस तरह के कलर के फेफड़े हों तो वाज़िह है कि कम अज़ कम सांस के मसले के बायस मौत नहीं हुई, वगरना कोई मसला हो तो काली रंगत या फीकी या दीगर को कलर होगा, जिसका मतलब ये होगा कि अमले तनफ़्फ़ुस की किसी बीमारी की वजह से ये नौबत आई है।
चाहे हमारी मैनेजमेंट ख़राब थी, चाहे वायरस या बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। ये इसे मैं ऑर्बिट यानी कि मदार से बाहर निकाल कर आपको उसका मुशाहिदा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ चले। अंडे देने वाली मुर्गियों में फॉलिकल्स का इस तरह से एक क्लच सा बना होता है जो कि नई नई अंडों पे आने वाली मुर्गियों में अंगूर के एक छोटे से गुच्छे की मानद होता है। बर्ड्स में बहुत ज़्यादा गर्मी के तनाव के बायस या दिल के ऐसे अमराज की वजह से उनका दिल फटना और फिर अंदर की जानब खून फैलने की वजह से उनकी अमवात होना ये आम हो जाता है और ज़्यादातर ये मौसम गर्मा में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जो दिल की सेहत को मुतासर करती हैं। अंडे देने वाली सेहतमंद मुर्गी में ये फॉलिकल जितने ज़्यादा साफ शफाफ होंगे उतना उस बर्ड की बॉडी जिस्म के अंदर बीमारियां कम होती हैं। ये आगे की जानब में आपको ओविडक्ट का हिस्सा दिखा रहा हूँ जिसमें अंडे ने तरसील होकर वेंट से बाहर निकलना होता है। अंदर की जानब छोटी आंत, बड़ी आंत और दोनों आंतों के मुख्तलिफ हिस्से ये तब खराब होंगे जब या तो आपके बर्ड्स का नीचे मौजूद बिस्तर पुरसुकून ना हो, तफैलिए हों या ग़िज़ा अच्छी तरह से मैनेज करने में नाकाम रहें। चिकन्स में मौजूद गुर्दे अपने मदार के अंदर होने चाहिए। जितना ज़्यादा बाहर निकले होंगे उतना बर्ड का एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि निज़ाम अखराज ख़राब होता है। इसका ताल्लुक खराब देखभाल के साथ होता है। ये क्रॉप है जिसे कुछ हजरात पोटे का नाम देते हैं। नॉर्मली कुछ देर तक ग़िज़ा यहाँ पे ठहरती है, एंजाइम्स इस पे अमल करते हैं और ग़िज़ा आगे तरसील होती है। ग़िज़ा चूंच के ज़रिए मुंह में दाखिल होगी। यहाँ मुंह में हल्की मिकदार में सलाइवा यानी थूक और एंजाइम्स यानी कि खामरे इस खुराक के साथ मिक्स होते हैं जिससे ग़िज़ा हल्की सी नरम होने के बाद खुराक की नाली यानी एसोफेगस में दाखिल होती है। अब इस खुराक की नाली से ग़िज़ा क्रॉप यानी इस थैली में दाखिल होती है जिसे हम पोटा का नाम देते हैं। यहाँ ग़िज़ा ने 10 से 12 घंटों के लिए रुकना होता है और इस दौरान खुराक मज़ीद नरम होती है। यहाँ से मैदे यानी प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़ड़ में दाखिल होती है जहाँ इससे गिज़ड़ की दीवारें मज़ीद पीसती हैं, एक मरतबा सुकड़ कर फिर फैल कर, और ये अमल अगले कुछ औकात के लिए इसी तरह से जारी रहता है। इस जगह पे खुराक के वो हिस्से या अज्जा जो पहले वाले निज़ाम के दीगर हिस्सों में नरम ना हो सकें, ना पीसे जा सकें, उन्हें भी बआसानी ग्राइंड कर लिया जाता है। गिज़ड़ से ग़िज़ा छोटी आंत में दाखिल होती है और यहीं से ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को खून की रगों के ज़रिए खून में जज़ब करके जिस्म का हिस्सा बनाया जाता है, ताकत हासिल की जाती है और ग़िज़ा मज़ीद हज़म होगी। जो बाकियात होती हैं वो आंतों के निचले हिस्से सीका में कुछ देर के लिए ज़ख़ीरा होती हैं जहाँ पे गैर हज़म शुदा खुराक की बैक्टीरिया या जरासीम में मज़ीद तोड़ फोड़ करते हैं। अब इस सीका से आहर में जो गैर हज़म शुदा ग़िज़ा रहती है वो बड़ी आंत में दाखिल होगी जहाँ ग़िज़ा से पानी को जज़ब कर लिया जाता है और बाकी ग़िज़ा इस आहरी हिस्से में यानी क्लोएका के ज़रिए अपने साथ सफ़ेद हिस्से यानी यूरिक एसिड को मिलाकर बीज की शक्ल में यूरिनरी सिस्टम की मदद से जिस्म से बाहर निकल जाती है। जिगर ने कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ता, फैट्स यानी चर्बी और प्रोटीन यानी ताकत का मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ करनी होती है और फैट्स के हाजमा के लिए गाल ब्लैडर मदद कर रहा होता है। अब यहाँ ये एक अहम नुक्ता आपने समझना है कि निज़ाम को सेहतमंद रखने, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बरकरार रखने के लिए मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में कमी नहीं होनी चाहिए, ना ही नुकसानदेह जरासीमों की तादाद में इजाफा होने पाए और ना हाजमा की तजाबियत का तवाज़ुन बिगड़े यानी जिस्म के अंदर बदहज़मी पैदा होने लगे। अब इन तमाम कामों को रोकने के लिए सबसे पहले घरेलू पैमाने पर मुफीद जरासीमों की तादाद में इजाफा या बहाली के लिए आपको प्रोबायोटिक्स के तौर पर दही काम आता है, जिसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि 1 किलो खुराक में 10 ग्राम दही लगातार 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, लहसुन का यूज़ ताकि निज़ाम में बदहज़मी पैदा ना हो। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम के बेहतरीन काम करवाने के लिए ग्रेट यानी कि पत्थर की कंकरियाँ, लाइमस्टोन, कोलिक यानी कार्बोनेटेड मिक्सचर, ओलिव ऑयल, पोटे की बंदिश को रोकने के लिए या बेकिंग सोडा या एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका, दारचीनी और इस तरह की अशिया यानी कि लिवर टॉनिक्स, कोई भी हेपाटो प्रोमोटर या कोई दूसरा ऐसा आपके पास प्रोडक्ट हो जो जिगर की सलाहियत को बेहतर कर सके, उसे यूज़ कर सकते हैं। ग़िज़ा के ज़िया को हर सूरत में रोकना है। अमलत नफ़स पे बात करते हैं कि अमलत नफ़स ने ऑक्सीजन को जज़ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड, जहर यानी टॉक्सिन्स वगैरह और हरारत को बाहर निकालना होता है। तेज़ाबियत का जिस्म में तवाज़ुन रखने के साथ साथ सांस की नाली और दीगर हिस्सों को साफ़ रखना होता है। ये हिस्से नाक, सुराख, यहाँ पे मौजूद खला और मुंह का ये पोर्शन, यहाँ से हवा अंदर दाखिल होगी, बाहर निकलेगी। म्यूकस बहुत ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा हो, प्लग सा बनने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अमवात होने लगती है। निज़ाम तनफ़ुस की सेहत या हिफाजत
इन 3 दफ़ाई तरीक़ाकार के तहत होती है। पहला म्यूकस सेक्रेशन जो कि रतूबत खारिज करवाता है। दूसरा सीलिया, इस तरह की साख्तें जो मुख्तलिफ ज़र्रात डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर जकड़ कर बाहर निकालते हैं म्यूकस से मिलकर, जो कि ट्रैकिया में पैदा हो रहा होता है। इसके साथ साथ फेफड़ों में सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें आप स्कैवेंजर सेल्स का नाम देते हैं। ये सफाई करने वाले खुलिये होते हैं। ज़र्रात और बैक्टीरिया को मारना, जिस्म से बाहर निकालना, ये इनका बुनियादी काम होता है। ये सारे आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। अगर म्यूकस गाढ़ा हो जाए तो सीलिया अच्छी तरह से काम नहीं करते। सीलिया अच्छी तरह से काम ना करें तो आगे की जन मौजूद सेल्स बेहतरीन तरीके का फंक्शन नहीं देते। इनमें से कोई एक भी डैमेज हो तो निज़ाम तनफ़ुस सारे का सारा ख़राब होने लगता है। आप निज़ाम तनफ़ुस की बेहतरी के लिए डस्ट को ख़त्म करते हैं, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करते हैं और आप कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं आर्सेलवन सुपर, वेंटोलिन या कोई भी ऐसा जो अंदर की जानब से बलगम को बहुत ज़्यादा जो थिक मिकदार में रेशा इकट्ठा हो जाता है उसको बाहर निकाल सके। इसके अलावा उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मल्टीविटामिन्स देते हैं। ओवरी और ओविडक्ट का ये वाला हिस्सा अगर जिस्म के अंदर इकोलाई, माइकोप्लाज्मा या किसी और दूसरे जरसूमे की वजह से इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाए तो उस कंडीशन में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये हिस्से मुतासर होने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे, ओवरडोज करेंगे, गुर्दे ख़राब होने लगेंगे। कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करें तो बर्ड्स को उससे दूर रखें। कोई भी ऐसी जरासीम कुश दवा जो बर्ड्स की मौजूदगी में नहीं करनी चाहिए, उसका कसरत से इस्तेमाल भी गुर्दे ख़राब करता है। कैल्शियम ज़्यादा देंगे तब भी आपके बर्ड की किडनीज डैमेज होने लगेंगे, फूलने लगेंगे, निज़ाम अखराज ख़राब होगा। उम्र के मुताबिक वो ग़िज़ा दीजिए कि जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस का बाकायदा तवाज़ुन मौजूद हो। ग़िज़ा के तमाम मसाइल से आपने अपने बर्ड्स को आज़ाद रखना है और मुख्तलिफ वायरसेस से रोकने के लिए वैक्सीनेशन करवानी है। दिमाग में विटामिन ई की कमी, ND, AE, मेरिक्स, ग़िज़ाइयत की कमी, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें खून के धब्बे या ख़राब रंगत नज़र आने लगती है। अपने फ्लाक को पैरासाइट्स, कीड़ियों से तहफ़्फ़ुज़ देकर बिस्तर को पुरसुकून रख के तादाद पूरी रखनी है। बहुत ज़्यादा रोस्टर्स ना शामिल हों। डिबीकिंग करवा के आप अपने बर्ड के जल्दी सिस्टम को यानी कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम को सलामत रख सकते हैं। विटामिन D की फ्राहमी आपके बर्ड्स के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम, फास्फोरस, धूप और मतवाज़र ग़िज़ा ताकि आपके बर्ड की हड्डियाँ मुस्तकीम रहें, मजबूत रहें। अगर किसी वजह से आपके फ्लाक का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है तो उस सूरत में आपने माहौल और ग़िज़ा में तब्दीली लानी है। कोई ना कोई अच्छा इम्यून बूस्टर शामिल करना है और वैक्सीनेशन पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैंने भरपूर कोशिश की है कि मुख्तसरन जितना कम से कम बर्ड्स की डाइसेक्शन के वाले से अलामात आपके साथ शेयर करूं ताकि आपके पास फौरी तौर पे किसी डॉक्टर की सहूलत नहीं होती तो आप कम अज़ कम उन साइंस को, उन लीजेंस को जिन्हें आप डाइसेक्शन पोस्टमार्टम के बाद देखते हैं उसके मुताबिक ट्रीटमेंट कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।